वेलकम टू जेके आईसीसी। नाउ जैसा हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था विद रिगार्ड्स टू प्रोडक्शन, तो हमारा एक कंसेप्ट जो था वो बच गया था वहां पे। दैट कंसेप्ट इज नोन एज योर लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। बट बिफोर आई प्रोसीड टू लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, सबसे पहले हम जो अभी तक हमने पढ़ा है उसे हम एक बार रिवाइज कर लेते एंड देन प्रोडक्शन वाले टोटल टॉपिक को आज हम एंड कर देंगे, उसका वाइंड अप कर देंगे। वेल, प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि प्रोडक्शन की कैसे जाती है। तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन के लिए वी रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, और इन्हीं चारों चीजों को यूज करके हम फैक्टर प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन में हम इनपुट्स को यूज करते हैं और हमारे पास आउटपुट आता है। वेल, इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन है उसी को कहा जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? तो कहते हैं वेल, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस फॉर्म में, Qx is a function of L and K, where Qx is your output, L labor, K capital। अब प्रोडक्शन जो है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी की जा सकती है, लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए भी की जा सकती है, और इसी के बेसिस पे प्रोडक्शन की दो बाइफरकेटेशन हो जाती है। शॉर्ट स्पैन में अगर हम प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड है वो कम है तो वहां पे हम जो मशीनरी है उसका ज्यादा यूज नहीं करते। लॉन्ग स्पैन में हमारी अपनी मर्जी है। तो यही है इसकी दो बाइफरकेटेशन, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, जिनके बारे में हमने पढ़ा था। शॉर्ट रन इज बेसिकली अ पीरियड ऑफ टाइम और ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें हम कुछ फैक्टर्स को फिक्स रखते हैं और कुछ को वेरिएबल रखते हैं। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट? सो दिस इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। Qx इज अ फंक्शन ऑफ L K बार। बार मीन्स हेयर कैपिटल इज कॉन्स्टेंट। शॉर्ट रन में कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? तो कहता है शॉर्ट रन में जो लॉ एप्लीकेबल होता है उसे कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, और इसी को एक और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज नोन एज रिटर्न टू फैक्टर। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने स्टेजेस पढ़ी थी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, नेगेटिव, वो इसी का ही पार्ट आ जाता है। लॉन्ग रन की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दैट? Qx इज अ फंक्शन ऑफ L एंड K, किसी के ऊपर कोई बार नहीं है। दैट मीन्स आउटपुट जो अगर हम इनहैंस करना चाहते हैं तो हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं। और इनमें क्या किया जाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ये हमने आज पढ़ना है। दिस इज द लॉ व्हिच आई हैव स्टडीड टुडे। ओके, फिर हमने टीपी, एमपी, एपी के बारे में पढ़ा था। टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोडक्ट। टीपीपी इज नथिंग, इट्स द सेम थिंग, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। एमपीपी इज अ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। एपीपी इज अ एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट। टीपी कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज एपी इंटू एल और समीशन एमपी। ये सारे मैंने लास्ट वीडियोस में कैलकुलेट करके आपको बताए थे। नाउ दिस इज जस्ट फॉर अ सेक ऑफ अ रिवीजन, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। फिर हमने उसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेसिकली ए शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, जिसमें हमने डायग्रामेटिकली भी बताया था कि ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे मेरी प्रोडक्शन, जैसे जैसे मैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाता जाता हूँ तो इनिशियल मेरा टीपी और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों बढ़ते हैं, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरा जो एमपी है ये डिक्लाइन करता है एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव, और टीपी इंक्रीज करने के बाद ये डिक्लाइन कर जाता है। अब अ पॉइंट जहां पे मेरा टीपी अपनी शेप को चेंज करता है उस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था कि प्रोड्यूसर किस स्टेज में ऑपरेट करना प्रेफर करेगा। तो प्रोड्यूसर हमेशा सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना प्रेफर करेगा, बिकॉज एट दैट टाइम प्रोडक्शन जो है वो उसकी ज्यादा है। वेल, आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन के बारे में। लॉन्ग रन में जो हमारा लॉ एप्लीकेबल है दैट इज नोन एज अ रिटर्न टू स्केल, और उसमें आ जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब रिटर्न टू स्केल है क्या? रिटर्न टू स्केल इज अ लॉन्ग रन कंसेप्ट। ये एक लॉन्ग रन कंसेप्ट है हमारा। कहता है लॉन्ग रन कंसेप्ट दैट मीन्स Qx इज अ फंक्शन ऑफ L एंड K, किसी के ऊपर कोई बार नहीं है, रिप्रेजेंटिंग दैट कि मैं दोनों को यूज कर सकता हूं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल यानी जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्या है? तो कहते हैं कि जब प्रोड्यूसर चेंज कर सकता है ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन, तो जो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है आउटपुट और इनपुट के बीच का, उसी को कहा जाता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। जैसे यहां पे देखिए आप, दिस इज अ कॉम्बिनेशन, 2 कैपिटल 1 लेबर, 4 कैपिटल 2 लेबर। अगर आपको ध्यान हो, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया था तो वहां पे हमारा क्या था? वहां पे हमने उसको कुछ इस तरीके से बनाया था, वेयर वी अज्यूम कैपिटल एज कांस्टेंट एंड लेबर as variable 1 2 3
4 एंड सो ऑन, फिर हमने टीपी और एमपी को कैलकुलेट किया था। बट इन केसेस में यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका कैपिटल भी चेंज हो रहा है, लेबर भी चेंज हो रहा है, कैपिटल लेबर, तो यहाँ पे आपकी ये सारे वेरी कर रहे हैं, यानी दिस इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अब जब वो 2 कैपिटल और 1 लेबर को करता है तो उसका टीपी हो जाता है 4, सो ऑन 10, 18, 28, 38, 48, 56, 62 एंड 66। और हाउ कैन वी कैलकुलेट एमपी? एमपी को कैसे कैलकुलेट किया? करंट माइनस प्रीवियस। सो यहाँ पे मैंने एमपी को कैलकुलेट किया। जब मैंने यहाँ पे एमपी को कैलकुलेट किया तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे टीपी और एमपी दोनों बढ़ रहे हैं। तो ये जो स्टेज है जहाँ पे दोनों बढ़ रहे हैं इसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यहाँ पे हम इनपुट और आउटपुट के बीच के रिलेशन को देख के निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखा सेम चल रहा है ये, तो ये आ गया कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और जब मेरा एमपी गिर जाता है उसको कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। ओके, अब ये है क्या? वेल, जैसा यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। आउटपुट और इनपुट के बीच के रिलेशन को, प्रोपोर्शनेट चेंज कितना हो रहा है उसको हम कहते हैं रिटर्न टू स्केल। और उसी के बेसिस पे उसकी हमारी 3 कैटेगराइजेशन बन जाती हैं, जिसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल एंड योर डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। वेल, द वेरी फर्स्ट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कहता है कि जब मैं इनपुट्स को, मान लो कि मेरे इनपुट्स में 20% अगर चेंज आता है तो आउटपुट में अगर ज्यादा चेंज आता है, 30% चेंज आता है या 40% चेंज आता है, यानी जितने इनपुट्स लगाऊंगा उसका रिटर्न मुझे ज्यादा रहता है आउटपुट में, ऐसी सिचुएशन को इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जो है वो कहा जाता है। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? कहता है देखो, मैं यहां पे 2 एक्सिस ले लेता हूं, यहां पे मैं परसेंटेज ऑफ इनपुट्स ले लेता हूं और यहां पे मैं परसेंटेज ऑफ आउटपुट ले लेता हूं। आई अज्यूम कि दिस इज माय आउटपुट, ये मैंने ले लिया A और ये मैंने ले लिया B, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब मैंने इनपुट्स जो यूज किए 20, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से इतना इंक्रीज करता, मेरा जो आउटपुट है वो क्या होगा? ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। सो इन दैट केस दिस इज माय कर्व, ये मेरी कर्व आएगी, यानी आउटपुट में चेंज ज्यादा है, इनपुट में उतना नहीं है, उसे कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। तो फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल क्या होगा? कहता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वो सिचुएशन होती है मेरी जहां पे जितने मेरे इनपुट्स में चेंज आया मेरा आउटपुट में भी उतना ही चेंज आता है। अगर मैं इनपुट्स को 20% इंक्रीज करूंगा तो आउटपुट की परसेंटेज कितनी होगी? दैट इज 20%। यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल इज अ सिचुएशन वेयर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट इज इक्वल्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द आउटपुट। यानी जितना चेंज मेरा इनपुट में आया उतना ही चेंज मेरा आउटपुट में आएगा। जैसे इनपुट 20, आउटपुट 20, दिस इज अ परसेंटेज ऑफ इनपुट्स जो मैं ले रहा था वेरिएबल, एंड दिस इज अ परसेंटेज ऑफ आउटपुट। इनपुट 20, आउटपुट भी 20 आपका आ गया। अब अगर इनपुट मेरे बढ़ते हैं, मान लो ये 30 हो जाता है, तो ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 30। तो यहां पे ये जो मेरी कर्व है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ओरिजिनेट हो जाती है। डन। लास्ट डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या होगा फिर? वेल, अगर मैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें मेरा क्या आता है कि जितना मैं इनपुट लगा रहा हूं, इनपुट एंड आउटपुट, तो इनपुट अगर मैंने 50% लगाया तो मेरा आउटपुट उससे कम प्रोपोर्शनेट में इंक्रीज होगा। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी इसी का अगर मुझे डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो, जैसे मैंने रैंडमली केसेस ले लिए 2 कि मान लो कि मेरे पहले इनपुट्स जो थे वो थे 10 और आउटपुट मेरा था, परसेंटेज आउटपुट का था 20। मैंने इनपुट इंक्रीज किए 50, तो मेरा आउटपुट भी इंक्रीज करना चाहिए, वो इंक्रीज हुआ 30। तो यानी यहां पे परसेंटेज चेंज ज्यादा किसमें है? इनपुट्स में। यानी इनपुट में ज्यादा चेंज आए और आउटपुट में अगर कम चेंज आए तो हम उस सिचुएशन को डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं। यानी यहां पे अगर मैं सिचुएशन को ले लूं,
तो वो कुछ इस तरीके से होगी आपकी 10 20। सो दिस इज द फर्स्ट। अब 50 और ये कितना है 30। सो इन दैट केस ये मेरा डिक्रीजिंग रिटर्न। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न क्या है एंड कांस्टेंट रिटर्न क्या है। तो आपका ये दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ योर रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल मींस हम यहां पे प्रोपोर्शनेट चेंज इन आउटपुट देखते हैं विद रेफरेंस टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनपुट। अगर तो दोनों का बराबर है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर इंक्रीज है यानी इनपुट मैंने कम लगाए, आउटपुट का मेरा चेंज ज्यादा आ जाता है, दैट इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और अगर मेरे इनपुट्स को ज्यादा यूज किया है, आउटपुट में चेंजेस कम आ रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर इट एज अ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ योर आपका प्रोडक्शन। वेल प्रोडक्शन में आपको क्वेश्चन या तो इन लॉ से पूछे जा सकते हैं या रिलेशन से पूछे जा सकते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे रिलेशंस पे। रिलेशंस में हमारे पास टीपी एमपी इन्हीं के लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बेसिस पे ही कुछ रिलेशंस हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, उन्हें हमें ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन हमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को पेपर्स में मिल सकते हैं। वेल अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूं तो रिलेशनशिप इज बेसिकली अबाउट कि कर्व्स की मूवमेंट कैसी है। तो ये मैंने ले लिया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स और मैंने यहां पे एमपी कैलकुलेट कर दिया। इसका कैसे माइनस करके ही आ जाएगा 2 3 4 3 2 1 0 एंड -1। एपी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, टीपी डिवाइडेड बाय दिस 2 2.5 3 3 डिवाइड करेंगे तो कितना 2.8 6 डिवाइडेड बाय दिस 2.3 2.1 एंड 1.8 सो ओके। अब ये था हमारा वो टेबुलर प्रेजेंटेशन। अब इसी को अगर हम ग्राफ में करते हैं तो हमारे पास कैसे ये ग्राफ आता है, वो ही इसके रिलेशंस आते थे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे टीपी एंड एमपी का रिलेशन। वेल टीपी और एमपी का जो रिलेशन है ये आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से ही डिस्क्राइब होता है, वहीं से आपका ये लॉ निकल जाएगा। दिस इज योर एमपी, यहाँ पे आपके यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आ गए एंड दिस इज योर टीपी ऑब्लिक एमपी। ओके, अब लॉ क्या है, लॉ मीन्स इनकी मूवमेंट कैसी है। स्टेज 1 में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, व्हेन एमपी इंक्रीजेस, जब एमपी इंक्रीज करता है टीपी ऑल्सो इंक्रीजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट का मतलब है आगे जाके वो डिक्लाइन होने वाला है, सॉरी, बट एट अ इंक्रीजिंग रेट हेयर। आगे नेक्स्ट स्टेज में वो इंक्रीज करे, यानी यहां पे जब एमपी बढ़ता है टीपी भी बढ़ता है बट एट अ इंक्रीजिंग रेट। सेकेंड सिचुएशन व्हेन एमपी फॉल्स, एमपी जब फॉल कर रहा है ये सिचुएशन, तो टीपी increases at diminishing rate। टीपी इंक्रीज करेगा एट डिमिनिशिंग रेट, मतलब आगे जाके गिरने वाला है। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टी एमपी इज 0, एमपी जब 0 है तो टीपी क्या है, टीपी इज मैक्सिमम। व्हेन एमपी इज 0 टीपी इज मैक्सिमम। ये ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ज्यादा बार हर बुक में मिल जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दैट इसके आगे अगर हम जाते हैं, व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। जब इसके आगे जाते हैं, जब हम अगर एमपी नेगेटिव होता है तो टीपी आपका डिक्लाइन कर जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड MP. One more relation is there, MP and AP. अब ये रिलेशंस भी जो है पेपर्स में बहुत पूछा जाएगा, और जो भी बुक्स आपके पास
वट एवर द कंटेंट यू हैव टू स्टडीज, उसमें एपी और एमपी के रिलेशंस बहुत मैक्सिमम पूछे जाते हैं। वेल, इसको ग्राफिकली ना बना के मैं फ्री हैंड्स बनाऊंगा एंड वी जस्ट कंक्लूड कि हमारा इसका जो है रिलेशन क्या होता है, हम उसी पे फोकस करेंगे। इसको मैं आपको बना के बता देता हूं एंड देन इसको किस तरीके से मैंने याद रखा है, आई होप आई कैन शेयर इट विद यू, आप लोगों को अच्छा लगेगा। वेल, एमपी और एपी की सबसे पहले हम यहां बात कर लेते हैं। हो क्या रहा है, एमपी बढ़ रहा है, एपी भी बढ़ रहा है, एक पॉइंट पे आके ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद एमपी भी गिर रहा है, एपी भी एमपी गिर रहा है, एपी भी गिर रहा है, लेकिन ज्यादा कौन गिर गया, एमपी। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आती है। ये अब यहां पे जब एपी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है। जब एपी अपने मैक्सिमम पर है, एमपी उसके बराबर है, और जब एपी गिरने लगता है, एमपी भी गिरने लगता है। वेल, इसे याद करने का तरीका एमपी, तो एमपी कौन होते हैं, वी ऑल नो, और एपी। तो एमपी जो होते हैं बहुत गिरे हुए लोग होते हैं, लीडर्स, और एपी स्टैंड्स फॉर आम इंसान। ओके, अब इनका बिहेवियर कैसा है वही यहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वेल, आई डोंट वांट टू क्रिटिसाइज, बस इसे याद करने का तरीका समझे कि एमपी बहुत गिरे हुए लोग हैं। हम यहां पे कंसीडर करेंगे एमपी बहुत गिरा हुआ है, तो गिरे हुए लोग कैसे होते हैं, वो हमेशा जलते हैं किसी से, और एपी हो गए एक आम इंसान। अब जब एपी बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये तो गिरे हुए लोग हैं, ये कंपीट करते हैं उसके साथ, ये उससे ज्यादा बढ़ते हैं। जब एक आम इंसान कुछ अचीव करता है अपनी लाइफ में, तो ये क्या करते हैं, उसकी बराबरी करते हैं और उसे क्या करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं। और जब एक आम इंसान गिरता है तो एमपी तो है ही गिरा हुआ, वो उससे ज्यादा गिरते हैं। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। क्या बना, नंबर 1, व्हेन एपी राइजेस, एक आम इंसान जब बढ़ता है तो क्या करेगा, एमपी ऑल्सो राइजेस, एमपी भी बढ़ता है, लेकिन गिरे हुए लोग हैं, हमेशा ज्यादा ही करेंगे, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। क्लियर? सेकेंड, व्हेन एपी इज एट इट्स मैक्सिमम, जब एपी अपने मैक्सिमम पर आता है, ये दिस पीक पॉइंट, एट दैट टाइम एपी इज इक्वल्स टू एमपी। एंड थर्ड इज योर when AP falls, MP also falls, but MP is less than AP। यानी आपने यहां जो याद रखना है वो यही याद रखना है कि MP जो है ये बहुत गिरे हुए लोग हैं, कुछ भी कर लो ये हमेशा उसका ज्यादा करेंगे। अगर AP बढ़ेगा ये ज्यादा बढ़ेगा, AP गिरेगा ये ज्यादा गिरेगा। तो दिस इज द थिंग टू रिमेंबर, द रिलेशन बिटवीन एपी एंड एमपी। ये रिलेशंस भी बहुत बार, बिकॉज स्पेसिफिकली वहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेंशन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं हमें मिल सकते हैं वहां पे। सो दैट्स ऑल द कंसेप्ट ऑफ योर प्रोडक्शन। ये था आपका सिंपल प्रोडक्शन का कंसेप्ट, लेफ्ट आउट विद कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे and thank you and keep watching.